हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज आप लोग को बताएं हम ये प्रकाश का तीसरा दिन है, जिसमें हमने पिछले 2 दिनों में प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के क्या गुण होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हमने समझा। साथियों, अब आपको उसके बाद के वीडियो में बताया गया कि दर्पण के प्रतिबिंब को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करने चल रहे हैं कि दर्पण से संबंधित आंगिक प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है। तो साथियों, आज हम आप लोग को दर्पण का सूत्र क्या होता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं तथा वक्रता, त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि दर्पण के आंकिक प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है और इसके नियम क्या क्या हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई दर्पण है तो उसकी स्थिति को समझने के लिए कि वस्तु कैसे है, प्रतिबिंब कहाँ है, इन सब की स्थिति को अगर चित्र है तो चित्र के माध्यम से हम देख के समझ सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर किसी प्रश्न में हमें फोकस दूरी दे दी गई या प्रतिबिंब की दूरी दे दी गई तो साथियों हम कैसे समझेंगे कि वह किस तरफ है, या सामने है कि पीछे है, धनात्मक में है, ऋणात्मक में है। तो पहले हम इन सब की चर्चा करते हैं। तो साथियों, हम इनके चिन्हों को समझने के लिए निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह की परिपाटी का नियम का उपयोग करते हैं। तो साथियों, आज हम दर्पण की स्थिति को समझने के लिए पहले निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह की परिपाटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, अगर हम मान लें कोई एक अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तो साथियों हम यहाँ पर इसको हमने समझ लिया उत्तल दर्पण। इसी तरह साथियों, ये क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो साथियों, अब आप यह समझिए, यह हिस्सा अगर हम देखें ध्यान से तो यह हमारे बाएं साइड में है। तो ये क्या हो गया साथियों, बाएं हो गया। और यह क्या हो गया, दर्पण के पीछे का हिस्सा जो है ये दाएं का हो गया। तो दाएं और बाएं का मतलब क्या हुआ साथियों, जो बाएं ओर होता है इसको हम मान लेते हैं ये सामने की स्थिति होती है। क्या होती है साथियों, सामने की स्थिति होती है। इसी तरह जो दाएं का मतलब हो गया, यह जो है दर्पण के पीछे की स्थिति होती है। तो साथियों, ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर भी समझने की कोशिश करते हैं। जो बाएं ओर की स्थिति होगी साथियों, बाएं ओर का मतलब क्या हुआ, अगर आप इस बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हो जा रहे हैं तो जो बाएं हाथ है उसको हम बाएं साइड की तरफ मान ले रहे हैं। इस बाएं साइड की तरफ को हम क्या मानते हैं, सामने की दिशा। क्या मानते हैं साथियों, सामने की दिशा। और ठीक दर्पण के बाद की स्थिति को हम क्या मानते हैं, ये जो है दाएं तरफ है, इसको हम क्या मानते हैं, पीछे की तरफ मान लेते हैं। तो साथियों, अगर हम निर्देशांक ज्यामितीय विधि की बात करते हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए साथियों। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, क्या है, इसको हम पी से प्रदर्शित कर रहे हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं निर्देशांक ज्यामितीय में हमें क्या बनाने की जरूरत पड़ती है, एक अक्ष की जरूरत पड़ती है जिसको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष से निरूपित करते हैं। तो साथियों, हम बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इन स्थितियों में निर्देशांक विधि का पालन करते हैं, अर्थात एक निर्देशांक की रचना करते हैं, तो क्या होता है साथियों, ध्यान से समझिएगा। इसको हम इसी में एक ग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। ये क्या हो गया साथियों, ये एक्स अक्ष हो गया। कौन सा अक्ष हो गया साथियों, ये एक्स अक्ष हो गया। कौन सा अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। और साथियों ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। तो साथियों, इसी तरह यहाँ पर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए साथियों। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, ये एक्स अक्ष नहीं होगा, ये वाई अक्ष होगा और ये वाई डैश अक्ष होगा। तो साथियों इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाई अक्ष होगा और ये वाई डैश अक्ष होगा। तो साथियों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर एक ऐसे ही एक्स अक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मुख्य अक्ष पर ही स्थित है। तो साथियों ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा अक्ष था, मुख्य अक्ष था। इस मुख्य अक्ष में हमने क्या किया, यह जो है इसको हमने मान लिया एक्स अक्ष है और ये क्या है, एक्स डैश अक्ष है। इसी तरह जो है हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स डैश अक्ष है और यहाँ पर भी एक्स अक्ष होता है। तो साथियों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि सामने की दिशा में कोई भी वस्तु होती है या प्रतिबिंब बनता है तो साथियों इसको हम सदैव ऋणात्मक से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों सामने की दिशा में अगर इधर जो है इस दिशा में कोई क्या होगी, चाहे वस्तु होगी, चाहे प्रतिबिंब होगा, चाहे फोकस होगा, सभी को हम क्या करते हैं, ऋणात्मक से प्रदर्शित करते हैं। साथियों ये दिशा बता रही है, अगर क्या हुआ या ध्रुव के बाएं साइड में है तो इसकी दिशा को चाहे वह यू हो, भी हो या एफ हो, इन सभी को हम ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार साथियों अगर कोई वस्तु चाहे यू हो, यू का मतलब वस्तु की दूरी, भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, एफ का मतलब फोकस दूरी, अगर वह एक वाई अक्ष के एक्स दिशा में है, इस साइड में है, इधर की तरफ, इधर समझिए कोशिश, तो इधर जो है चाहे वह भी होगा चाहे वह एफ होगा, इन सभी को हम किसके साथ लिखेंगे, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो साथियों आप ये बात समझ रहे होंगे। साथियों ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं अब एक्स अक्ष की। एक्स अक्ष के अनुदिश चाहे वह बाएं तरफ हो चाहे दाएं तरफ, अगर कोई हमें चाहे प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो, इसकी लंबाई पता है, क्या पता हो, लंबाई पता हो, तो इस लंबाई को जो इस दिशा में है उसको हम हमेशा धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। साथियों ठीक इसी प्रकार कोई भी चीज़ चाहे वह इधर ही क्यों ना हो, अगर इस दिशा में है तो उसको भी हम पॉजिटिव से लिखते हैं। ठीक इसी तरह जो है अगर नीचे की तरफ है तो उसको हम निगेटिव से लिखेंगे, वैसे इधर भी है तो इसको भी हम निगेटिव से लिखेंगे। साथियों ठीक अगर ये बात समझ में आ गई होगी साथियों, तो जैसे हमने उत्तल दर्पण में प्रयोग किया ठीक ऐसे ही हम अवतल दर्पण में प्रयोग करते हैं। साथियों तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई भी चिन्ह होगा चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, साथियों सभी को हम इसके ध्रुव से ही मापते हैं। ठीक है साथियों, अगर हम मान लें या अवतल दर्पण के सामने की स्थित है, यहाँ पर अगर इस दिशा में कोई भी वस्तु होगा, वस्तु को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। साथियों चाहे वह वस्तु की दूरी होगी, चाहे वह प्रतिबिंब की दूरी होगी, चाहे फोकस की दूरी होगी, अगर वह इस दिशा में है, इस दिशा में मतलब कि वह दर्पण के सामने है, तो उसको हम सदैव किससे लिखते हैं, ध्यान से बताइए, इसको हम निगेटिव से लिखते हैं। अगर ठीक वह एक्स अक्ष के अनुदिश है, यानी कि वह जो है ध्रुव के बाद में है, ध्रुव के दाएं तरफ में है, तो उसको हम साथियों पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखते हैं। कौन से चिन्ह के साथ लिखते हैं साथियों, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखते हैं। इधर क्या क्या होता है साथियों, प्रतिबिंब की दूरी हो सकती है और फोकस की दूरी हो सकती है। साथियों अगर हम बात करते हैं वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई को, तो साथियों अगर वस्तु की लंबाई होगी तो वह जो है दर्पण के सामने होती है, तो अगर वह एक्स अक्ष पर स्थित है, मुख्य अक्ष पर स्थित है, तो अगर वह वाई की दिशा में है अर्थात वह लंबवत ऊपर की तरफ है, तो उसको हम धनात्मक से लिखते हैं। और ठीक अगर उसके विपरीत दिशा में है यानी कि नीचे की दिशा में यानी कि वाई डैश अक्ष की तरफ है, तो इसको हम
निगेटिव चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पर हमको क्या पता चला, ध्यान से समझिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हमारे सामने आए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या समझ में आए साथियों। दर्पण के बाईं ओर वस्तु की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को, फोकस दूरी को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं साथियों। दूसरी चीज हम क्या समझ में आई, दर्पण के दाईं ओर क्या होता है साथियों, ध्यान से समझिए। ये दर्पण के पीछे की ओर स्थित है। यहाँ पर अधिकांशतया अगर बनता भी है तो प्रतिबिंब बनता है या फोकस बनता है, कोई आवश्यक नहीं है कि प्रतिबिंब और फोकस हमेशा दर्पण के पीछे ही बने, लेकिन किसी कंडीशन में यदि पीछे बनता है तो साथियों उसको हम सदैव धनात्मक से प्रदर्शित करते हैं साथियों। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस की दूरी हो, सभी दूरियों को ध्रुव से नापते हैं साथियों। आप इंपॉर्टेंट चीज क्या बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझिए। अगर वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई, चौथा क्या है, वस्तु प्रतिबिंब यदि y अक्ष की ओर होगा तो वह भी क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा साथियों। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पांचवी बात क्या समझ में आ रही है साथियों, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। पांचवी बात को हम जो है साथियों क्या कह रहे हैं, वह बात क्या है, ध्यान समझिए। पांचवी बात क्या है, यदि लंबाई की दिशा y अक्ष की ओर होगा तो उसे ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं साथियों। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं साथियों। ये बात समझने की साथियों, ध्यान समझिए। और आपको हम बता दें, यू क्या हो गया साथियों, ध्रुव से वस्तु की दूरी है। वी क्या है साथियों, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। एफ क्या है साथियों, फोकस दूरी है। चाहे वह उत्तल दर्पण की बात हो, चाहे वह अवतल दर्पण की बात हो। तो साथियों एक बार इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको नोट कर लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। साथियों हमें लग रहा है कि आप लोग बात समझ में आ रही है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से समझिए। फिर से एक बार बता दे रहे हैं साथियों, अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई भी चीज़ होगी तो उसको हम सदैव किससे लिखते हैं, ऋणात्मक चिन्ह से लिखते हैं। किससे लिखते हैं साथियों, ऋणात्मक चिन्ह से लिखते हैं। अगर कोई चीज़ पीछे बनती है, चाहे वह प्रतिबिंब हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वह उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, सभी को हम पॉजिटिव से लिखते हैं। अगर साथियों कोई भी वस्तु की लंबाई, चाहे प्रतिबिंब की लंबाई y अक्ष की दिशा में होगी तो उसको हम धनात्मक से लिखते हैं। अगर वह y डैश अक्ष की तरफ होगी, y डैश अक्ष है साथियों, तो इसको हम किससे लिखते हैं, नेगेटिव से लिखते हैं साथियों। वही चीज़ें यहाँ पर अवतल दर्पण में भी दी गई है। तो साथियों इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों अब हम मिटाने के बाद इस पर आंकित कुछ प्रश्नों को समझने चल रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों अब हम चल रहे हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखने और हल करने।
साथियों आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रटने का विषय नहीं, केवल समझने का विषय। अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो कैसे भी प्रश्न हो आप उनको जो है लगा सकते हैं। बिल्कुल आपको समझने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको रटने की ज़रूरत है। बस आपको ज़रूरत है तो क्या, समझने की ज़रूरत है साथियों। बस केवल आप मेरे साथ अगर एक एक बात को समझेंगे तो बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगी इस चीज़ साथियों। चलिए हम एक आंकिक प्रश्न को लेते हैं साथियों। तो साथियों हम यहाँ पर आंकिक प्रश्न जो है अपने मन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथियों आपको यहाँ पर सिर्फ देखना यह है कि प्रश्न कैसे आते हैं, और साथियों इनमें इन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो साथियों इसके लिए पहले हमें कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है। क्या पता होना ज़रूरी है साथियों, इसको आप समझिए। पहले तो हमको पता होना ज़रूरी है दर्पण का सूत्र। तो साथियों दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो देखिए साथियों 1/v + 1/u = 1/f होता है। साथियों ये क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब दूरी ये कहाँ से नापते हैं साथियों, सभी दूरियों को हम ध्रुव से नापते हैं साथियों। ये क्या हो गई साथियों, वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी हो गई। अब साथियों आप इसको तो जानते ही हैं, ये क्या है साथियों, फोकस दूरी है। क्या है साथियों, फोकस दूरी है। ये साथियों दर्पण का सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है साथियों, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। साथियों यहाँ पर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आपको जानना जरूरी है। तो दूसरा सूत्र अगर हम समझने की कोशिश करें तो दूसरा सूत्र जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में होता है। अगर हम साथियों दोनों में क्या संबंध होता है इसको देखें तो इसको हम क्या समझ सकते हैं साथियों, एफ व आर में संबंध। तो साथियों संबंध क्या होता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर संबंध जो होता है F = R/2 होता है साथियों। अब बात करते हैं तीसरा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो प्रश्न में पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। क्या बोलते हैं साथियों, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। रेखीय आवर्धन को जो है हम यम से प्रदर्शित करते हैं साथियों। इसका जो मान होता है वह होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों इसी को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। साथियों अगर हम इसी तरह जो है अगर फोकस दूरी के अतिरिक्त अगर यह प्रतिबिंब के रूप में हो या वस्तु के रूप में हो तो आवर्धन क्षमता को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर एक सूत्र समझने की जरूरत है, वह क्या है साथियों, -v/u। u क्या है साथियों, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो इस प्रकार साथियों रेखीय आवर्धन का जो सूत्र हो गया m = I/O, ये I है साथियों, और यह जो है किसके बराबर हो गया, -v/u के। किसके बराबर हो गया साथियों, v/u के। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों हमें इन्हीं 3 सूत्रों की जरूरत पड़ेगी साथियों। हम इन्हीं 3 सूत्रों की मदद से दर्पण का कोई भी सूत्र होगा तो हम उसको जो है लगा सकते हैं। तो साथियों इन तीनों सूत्रों को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हो सके साथियों आप इनको समझ लीजिए या रख लीजिए, कैसे भी साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों अब हम इसी के आधार पर प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। तो आपको हमें लग रहा है कि यह दर्पण का सूत्र क्या होता है वह आपको बात समझ में आ गई होगी। तो साथियों दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो साथियों अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देखते हैं तो यह बराबर R/2 हो जाता है। अगर इसी तरह रेखीय आवर्धन
जिसको हम नियम से परिधि करते हैं, वह प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। अगर इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वह प्रतिबिंब और वस्तु की दूरियों का भी अनुपात होता है। साथियों, इस प्रकार हमें क्या पता चला, आवर्धन बराबर I/O बराबर -V/U होता है। तो साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए या नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, चलिए एक प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, हम प्रश्न यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया साथियों। हम यहाँ पर मान ले रहे हैं एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति और आवर्धन कौन सा आवर्धन? रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं साथियों, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। क्या दिया गया है साथियों? दिया गया है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। तो साथियों, यहाँ पर हम बिल्कुल एक एक चित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं साथियों? यहाँ पर समझिए क्या दिया गया है साथियों। यहाँ पर एक दिया गया है अवतल दर्पण। तो साथियों, हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया। तो साथियों, हम इसको अगर हम मान लें यह जो है ध्रुव है, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, अगर मान लें फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो साथियों, ये आप क्या देख रहे हैं, फोकस दूरी F है, ये क्या है, दर्पण के सामने है। तो दर्पण के सामने है, क्या है, फोकस दूरी है। तो यहाँ पर क्या हो गया साथियों, हमें ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हो गया, यानी कि दिया क्या है, दिया है, क्या दिया गया है, फोकस दूरी। यानी कि इसको हम डायरेक्ट अब संकेत के माध्यम से भी लिख सकते हैं। F दिया गया है, F कितना दिया गया है साथियों, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया गया है। तो साथियों, ये सामने है, इसकी दिशा को लिखने के लिए, इसकी स्थिति को बनाने के लिए हम क्या लिख दिए, 15 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको हम माइनस से लिख दिए साथियों। इसकी दिशा बता रहा है माइनस, और कुछ नहीं बता रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इसी के ठीक सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के सामने वस्तु है। तो दर्पण, ये ध्यान से समझिए साथियों, आपको पता है फोकस दूरी जितनी है उसका दुगुना कर दिया जाए तो वक्रता केंद्र मिल जाएगा। तो साथियों, यहाँ से ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अर्थात जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है साथियों, ये क्या हो जाएगा साथियों, ठीक फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में होगा।
तो साथियों फोकस दूरी यहाँ पर कितनी दी है 10, तो साथियों इसको जो है 10 करना पड़ेगा। और जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों u का मान वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आएगा। तो साथियों हम यहाँ पर यही मानते हैं वस्तु कहाँ है, यहीं पर है साथियों। तो आपको बात समझ में आ रही होगी हम क्या बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह कहाँ से लौट के आएगी साथियों, फोकस से परावर्तित हो जाती है। और तीसरा क्या होता है साथियों, जब कोई आपतित किरण फोकस से जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है। तो साथियों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है साथियों, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है साथियों। तो हमें क्या पता चल गया साथियों, वस्तु की जो दूरी है वह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है साथियों। अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी कैसे पता चलेगी साथियों, तो इसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। यहाँ पर समझिए आपको सूत्र क्या दिया गया था साथियों, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो साथियों आप इन सभी मानों को चिन्ह के साथ यहाँ पर लिख दीजिए और पक्षांतर करके v का मान ज्ञात कर लीजिए साथियों। तो हम यहाँ पर v का मान ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। पहले मान रखते हैं तो क्या पता चल जाएगा, 1/v + 1/u का मान -15 सेंटीमीटर है, इसको -15 लिखते हैं बराबर 1/f। f का भी मान यहाँ पर -15 है तो -15 लिखते हैं। साथियों यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा साथियों, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साथियों। यहाँ पर f का मान 10 है तो 10 लिखेंगे साथियों। यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप ध्यान से समझिए, अगर ये प्लस माइनस मिलके माइनस होता है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 1/v बराबर 1/15 - 1/10 मिल जाता है। तो साथियों अगर हम इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसका लासापा हमको 30 मिल जाता है। तो इसका मान क्या मिल जाएगा साथियों, 2 - 3 मिल जाता है। अगर हम इसको सरल और करते हैं तो इसका मान क्या मिल जाता है साथियों, -1/30 मिलता है। तो साथियों हमें प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। और साथियों हमें यहाँ पर ज्ञात क्या हो गया है, 1/v का मान ज्ञात हो गया है। तो साथियों v का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या मिल गया, v बराबर, इसको हम पलट देंगे तो क्या हो गया -30 सेंटीमीटर। तो साथियों यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, ध्यान समझिए। तो साथियों यहाँ पर जो माइनस आया केवल दिशा बता रहा है, माइनस का मतलब ये क्या है, दर्पण के सामने बनेगा। और ठीक इसी प्रकार जो है कोई भी वह प्रतिबिंब होगा वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा साथियों। अगर हम बात करते हैं दर्पण की स्थिति हमें पता चल गई, और प्राकृत आप ध्यान से समझिए, इसकी जो प्राकृत है ये वास्तविक है और उल्टी है। अगर हम बात करते हैं इसके आवर्धन की, तो साथियों इसके आवर्धन को समझने के लिए आप जानते ही हैं, आवर्धन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों, यम से प्रदर्शित करते हैं। साथियों आवर्धन का सूत्र होता है -v/u। साथियों अगर हम सब का मान रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस मिल गया, और -v का मान कितना हो गया, -30 हो गया। और u का मान यहाँ से देखते हैं तो ये कितना हो गया साथियों, -15 हो गया। साथियों ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 से 15 दूना 30 हो गया। तो साथियों m बराबर हमें क्या मिल गया, 2 हो गया। साथियों यहाँ से आपने देखा क्या, रेखीय आवर्धन जो होता है यही है रेखीय आवर्धन साथियों। तो रेखीय आवर्धन कितना मिल गया साथियों, 2 हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई साथियों, 30 सेंटीमीटर हो गई और दर्पण के सामने हो गई। और इसकी प्राकृत क्या हो गई साथियों, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। अब क्या हो गया, ये कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो साथियों यहीं से इसका हल है, तो इसको आप समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए साथियों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है।
साथियों अब हम एक दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न को जो है लेते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे इस आंकिक प्रश्न को जो है कैसे हल किया जाता है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं पहले। चलिए साथियों दूसरे प्रश्न को हम लेते हैं। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है साथियों, इसको आप केवल समझ के लगा सकते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम एक दोबारा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कैसे है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं साथियों। क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दर्पण की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। साथियों इसे में हम एक प्रश्न और जोड़ देते हैं। यदि वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं और जो बच्चे ध्यान से समझते नहीं हैं उनको छोड़ के याद चले आते हैं। इस प्रकार उनके आते आते प्रश्न जो है चले जाते हैं। बहुत ही आसान है साथियों। तो इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं पहले क्या क्या दिया है। तो साथियों यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए साथियों। ये वस्तु की दूरी दी गई है साथियों, 30 सेंटीमीटर की दूरी है। वस्तु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं साथियों। यू का जो मान हो गया वह क्या हो जाएगा साथियों, 30 सेंटीमीटर है। यह दर्पण के सामने है, इसलिए इसको जो है माइनस चिन्ह के साथ प्रदर्शित करेंगे। और साथियों यहाँ पर समझने की चीज़ क्या है कि जो प्रतिबिंब है वह बराबर दूरी पर बन रहा है, यानी कि वस्तु के बराबर ही बन रहा है। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, जो भी है वह दिया नहीं है, लेकिन वह भी जो है वस्तु की दूरी के बराबर है, अर्थात वह भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है। तो साथियों यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं साथियों। अब हम यहाँ पर दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं दर्पण का जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। साथियों हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल जो है जो मान दिया गया है उसका मान इस सूत्र में रखते हैं। तो साथियों चलिए रखते हैं। तो हमें यहाँ से रखने के बाद क्या मिल गया साथियों, 1/-30। ये देखिए v प्रतिबिंब की दूरी का मान 30 सेंटीमीटर है, तो हमने 1/30 रख दिया। प्लस है, प्लस लिख दिए। 1/u है, u का मान कितना दिया गया है, इसका भी मान -30 में -30 हो गया, यानी कि 1/f हो गया। साथियों इसको हम सरल करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ध्यान समझिए। ए माइनस में 1/30 मिलेगा, माइनस में 1/30 मिलेगा। और साथियों इसको हम सरल कर लेते हैं तो यह -2/30 मिल जाता है। साथियों इसको सरल कर लेते हैं तो इसका मान -1/15 मिल जाता है। साथियों यही क्या हो गया, 1/f का मान हो गया।
तो साथियों 1/f का मान हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें f का मान ज्ञात करना है। तो साथियों f का मान हो जाता है f बराबर, इसको पलट देंगे तो -15 सेंटीमीटर मिल जाता है साथियों। इसका मतलब क्या हो गया, जो दर्पण दिया गया है साथियों, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। साथियों अगर हमें प्राकृत की जरूरत पड़ती है तो यहाँ माइनस से क्या पता चलता है कि यह जो है अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब के सामने ही इसकी फोकस दूरी भी है। तो साथियों हमें फोकस दूरी तो ज्ञात हो गई साथियों। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है साथियों। तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। वह सूत्र क्या होता है आपको पता है, रेखीय आवर्धन, जिसको आप यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप यहाँ पर लिख भी लीजिए, रेखीय आवर्धन। आवर्धन तो रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर क्या हो जाता है साथियों, अब आप बताइए, ये होता है -v/u, यानी कि इसका मान लिखते हैं यम बराबर क्या मिल जाता है साथियों, माइनस, या इसी को हम एक साथ इस तरह भी कह सकते हैं, इसी को I/O भी कह सकते हैं। तो साथियों बड़ा ही आसान तरीका हो गया। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये माइनस हो गया और v का मान जो है -30 दिया गया है और u का भी मान -30 दिया गया है। और साथियों यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है, इसको हम I ही लिखते हैं। और जो वस्तु की लंबाई है यहाँ पर देखिए साथियों कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब साथियों इसको सरल कर लेते हैं और I का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साथियों इसको सरल करेंगे या इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या मिल गया, -1 मिल गया और यहाँ पर क्या मिल गया साथियों, इसको हम सरल करते हैं तो क्या मिल गया साथियों, एक यहाँ मिल गया -1 मिल गया बराबर इसको I/1 लिखते हैं और इसको /1 लिख देते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो I बराबर साथियों क्या मिल गया, -1। तो यहाँ पर साथियों प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वह भी 1 सेंटीमीटर की होगी। और साथियों यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब होगा वह x अक्ष की अनुदिश में होगा, नीचे की तरफ होगा साथियों। तो साथियों ये दूसरा प्रश्न था। तो साथियों हमें लग रहा है आप दूसरा भी प्रश्न समझ गए होंगे। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में क्या दिया गया था, वस्तु की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी भी वस्तु की दूरी के बराबर, इसलिए हमने इसको भी वस्तु की दूरी के बराबर मान लिया। फोकस दूरी हमें ज्ञात करना था, हमने सूत्र में मान रखा और फोकस दूरी हमने 15 सेंटीमीटर प्राप्त कर लिया। और हम यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी को रेखीय आवर्धन में रखकर 1 सेंटीमीटर प्राप्त कर लेते हैं साथियों। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, इसको आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए साथियों। यूट्यूब पर चला जाएगा साथियों। अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी तक देखिए साथियों आपको हमने अवतल दर्पण के सूत्र को बताया है साथियों। अब हम बात कर रहे हैं एक उत्तल दर्पण के सूत्र को, या कैसे उस पर प्रश्न आते हैं, इसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, ये तीसरा प्रश्न है। एक उत्तल दर्पण, यहाँ पर देखिएगा साथियों हमने उत्तल दर्पण लिया है। तो एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और इस दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति
ज्ञात कीजिए तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न जो है आपको समझना है कि उत्तल दर्पण का है कि अवतल दर्पण का है। तो साथियों इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। इसमें केवल जो हमने आपको चिन्ह की परिपाटी बताई थी अभी कि कैसे वस्तु या प्रतिबिंब की स्थिति को कब धनात्मक में लेना है, कब ऋणात्मक में लेना है, इसी को आपको ध्यान से रखना है। और केवल आपको जो दिए गए सूत्र में जो दर्पण का सूत्र है उसमें मान रख के आपको अज्ञात मान ज्ञात कर लेना है साथियों। चलिए देखते हैं क्या क्या ज्ञात है। तो साथियों यहाँ पर दिया क्या है, क्या दिया गया है साथियों, यहाँ पर फोकस दूरी दी गई है साथियों। आप लोग ध्यान समझिए, ये क्या है, उत्तल दर्पण है साथियों। ध्यान से समझिए, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड में होती है और वक्रता केंद्रीय होता है, तो इसको हम धनात्मक से लिखते हैं। तो साथियों दिया क्या गया है, F बराबर 15 सेंटीमीटर की दूरी। साथियों इसको अब हम धनात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि वस्तु दी गई है, तो साथियों U का मान, और आप जानते हैं जो कोई वस्तु होगी वह दर्पण के सामने होगी, और दर्पण के सामने को हम किससे लिखते हैं, माइनस से। तो क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा साथियों, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी है, तो यह 60 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। और साथियों आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी को हम फिर से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों सूत्र आप लोग जानते ही हैं, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल मान रख देना है। तो आप मान रखिए साथियों, यहाँ पर हम मान रखने की कोशिश कर रहे हैं, 1/v + 1/-60 बराबर 1/15। इसको आप और सरल कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/v बराबर 1/15 + 1/60। साथियों इसको और हम सरल करते हैं तो इसका एलसीएम 60 मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा, ये 1 ही मिलेगा। इसको हम सरल करते हैं, 5/16 मिल जाएगा, इसको हम सरल कर लेते हैं तो 12 मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों, 1/v का मान 12 आया है, तो v का मान क्या मिल जाएगा साथियों, 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रतिबिंब है वह जो है धनात्मक में आ रहा है, अर्थात जो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई साथियों, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, उसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से कितना सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि कैसे वस्तु की लंबाई ज्ञात करते हैं। अब वस्तु की लंबाई ज्ञात करने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र आप लोग जानते हैं। तो साथियों इसमें लंबाई हमें नहीं ज्ञात करनी है, केवल आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। आवर्धन ज्ञात करने के लिए आप लोग सूत्र जानते ही हैं। तो साथियों सूत्र क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए, m बराबर होता है -v/u। तो साथियों यहाँ पे मान रख देते हैं, आवर्धन क्षमता मिल जाएगा, तो माइनस लिखते हैं, और v का मान 12 दिया गया है, u का मान यहाँ पर -60 दिया गया है। तो साथियों इसको सरल कर लेते हैं, 1/5 मिल जाता है, और इसको साथियों सरल कर लेते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो m बराबर 5 मिल जाता है। साथियों यही क्या हो गया, रेखीय आवर्धन हो गया। साथियों बस आज के लिए इतना ही है। हम यह समझ गए हैं कि आपको दर्पण से संबंधित कोई प्रश्न हल करना होगा तो आप 100% हल कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों। बस आपको ध्यान क्या देना है कि आप सही चिन्ह की परिपाटी का उपयोग कीजिए, सही सूत्र लगाइए, तो निश्चित ही आप लगा लेंगे। साथ ही यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर अधिक से अधिक कीजिए साथियों, जिससे और किसी का भी लाभ हो सके, समझ में आ जाए, भला हो जाए। ओके, बाय बाय।